अकाउंटिंग बेसिक्स 4 चैप्टर पढ़ने के बाद हम बेसिक पढ़ने देंगे। अच्छा, 2 लफ्ज आते हैं क्योंकि हमने तो पेपर की अब तैयारी करनी है। एक लफ्ज आता है बुक कीपिंग और एक होता है लफ्ज अकाउंटिंग। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग, इसकी जो डेफिनेशन वो लिख कर कहता है, बताओ कौन सी डेफिनेशन बुक कीपिंग की है और कौन सी डेफिनेशन अकाउंटिंग की है। जो बुक कीपिंग है ये ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का नाम है। जो बुक कीपिंग है ये ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का नाम है। आज आज बस ठीक हो गया। रिकॉर्ड द मॉनिटरी ट्रांजैक्शन। मॉनिटरी ट्रांजैक्शन या इसको वो बिजनेस ट्रांजैक्शन कह सकता है। मॉनिटरी ट्रांजैक्शन या बिजनेस ट्रांजैक्शन। और जो अकाउंटिंग है वो रिकॉर्डिंग भी करता है, उसको फिर समराइज भी करता है, फिर वो एनालाइज भी करता है और उसके ऊपर रिपोर्ट भी देता है। मतलब अकाउंटिंग के अंदर ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग। अब पहली बात, रिकॉर्डिंग तो वो बुक कीपिंग होगी। समराइजिंग का मतलब ये होता है कि जैसे बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री बना लेना, सारी ट्रांजैक्शन को इकट्ठा कर लेना। प्रेजेंटेशन का मतलब होता है एसेट को एसेट में लिखना, लायबिलिटी को लायबिलिटी में लिखना। एनालिसिस का मतलब ये होता है कि हमारा चेंज क्या आ रहा है, इंक्रीज, एसेट्स बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, प्रॉफिट कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। और रिपोर्टिंग का मतलब होता है शेयर होल्डर को बताना। रिपोर्ट का क्या मतलब होता है, किसी को बताना, उसको अपनी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताना या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में बताना। हमारे पास एसेट्स कितने पड़े हुए हैं, हमारी लायबिलिटीज कितनी है, इनकम और एक्सपेंस कितने, ये रिपोर्टिंग का मतलब में आता है। तो इसका मतलब है बुक कीपिंग ब्रॉडर टर्म है या अकाउंटिंग ब्रॉडर टर्म। अकाउंटिंग इज ब्रॉडर टर्म देन बुक कीपिंग। ये सवाल पेपर में आया हुआ है। वो क्या एक स्टेटमेंट में लिखता है अकाउंटिंग इज ब्रॉडर टर्म, एक में लिखता है बुक कीपिंग इज ब्रॉडर टर्म। और बुक कीपिंग तो एक फंक्शन है अकाउंटिंग का। तो अकाउंटिंग इज ब्रॉडर टर्म, हाँ, ब्रॉडर टर्म ऑफ देन बुक कीपिंग। ठीक होगी बात। हम ना जो बुक में जिस अरेंजमेंट में लिखा हुआ वैसे नहीं पढ़ना, हमने अपनी अरेंजमेंट से सीखना। ठीक है, उसके बाद हम यहां से इस चीज को पिक करने लगे हैं, ट्रांजैक्शन को। ट्रांजैक्शन को अब आज के लेक्चर में हमने सीखना है, फिर टाइम बचा तो हम अकाउंटिंग साइकिल की तरफ जाएंगे, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो पहले आ जाए ट्रांजैक्शन के ऊपर। ट्रांजैक्शन क्या चीज है, किसी एंटिटी का किसी थर्ड पार्टी के साथ कोई लेन देन होना। किसी एंटिटी का किसी थर्ड पार्टी के साथ या किसी और एंटिटी के साथ कोई इवेंट अक्कर होना, इसे हम बोल सकते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी अकर्ड। क्या कह सकते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी अकर्ड बिटवीन एंटिटी एंड थर्ड पार्टी। इकोनॉमिक एक्टिविटी अकर्ड बिटवीन एंटिटी। ये जंबो कहां से बोल रहे, जंबो तो आप हो गई है, सुन लो।
इकोनॉमिक एक्टिविटी अकर्ड बिटवीन एंटिटी एंड थर्ड पार्टी या अदर पार्टी। फिर जो ट्रांजैक्शन होती है ना, ये दो टाइप की होती है। ट्रांजैक्शन दो तरह से होती है। एक को बोलते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन, एक को बोलते हैं नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन, नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब यहां से भी पेपर में सवाल आ जाता है, वो ट्रांजैक्शन लिख कर देता है, बताओ बिजनेस ट्रांजैक्शन है या नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शन। ऐसी ट्रांजैक्शन जिसको हमने बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री के अंदर रिकॉर्ड करना है, जिसकी हमने जर्नल एंट्री पास करनी है, जिसको अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर रिकॉर्ड करना है, दैट इज बिजनेस ट्रांजैक्शन। आपको याद होगा चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ा था परचेज ऑर्डर, आगे लिखते थे नो इफेक्ट ऑन, इसका मतलब है वो नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शन, वो बिजनेस ट्रांजैक्शन। मैंने कहा कि आप आए हमारे घर में, हम आपको चाय पिलाएंगे, दैट इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजैक्शन, क्योंकि इसकी कोई जर्नल एंट्री पास नहीं होनी। बिजनेस का जब कोई अक्रंस नहीं हुई तो बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं हुई। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होती है? ऐसी ट्रांजैक्शन जिसको बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करना है अकाउंटिंग सिस्टम में। अ ट्रांजैक्शन which is recorded in business accounts in accounting system of a business, accounting system of a business। अगर मैं बहुत सादा अल्फाज में बताऊं, जिसकी जर्नल एंट्री पास करनी है ना, वो बिजनेस ट्रांजैक्शन। जिसकी जर्नल एंट्री नहीं पास होगी ना, वो नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शन। अ ट्रांजैक्शन विच इज नॉट रिकॉर्डेड, बस इसके बाद नॉट लगा दो। अ बिजनेस ट्रांजैक्शन विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन, आगे सारा सेम, सारी डेफिनेशन सेम। पेपर में एक सवाल आया था कि ना, एक पार्टनरशिप है, तो एक पार्टनर का जनरेटर ऑफिस बिल्डिंग में पड़ा हुआ है, आग लगी और वो जा चोरी हो गया वहां से। अब चोरी होने की हम एंट्री तो पास करते हैं, लेकिन अगर कोई बिजनेस की चीज चोरी हो, वो तो पार्टनर की चीज चोरी हुई है, तो क्या ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है? तो ये बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं। पेपर में एक और सवाल भी आया, पार्टनर ने जनरेटर बिजनेस को दे दिया, लेकिन बिजनेस ने अभी उसको इस्तेमाल करना शुरू नहीं किया क्योंकि अभी वो खराब है। बताओ ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है? ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है, क्योंकि उसने जनरेटर दे दिया, अब वो जब इस्तेमाल करें ना करें, अब ये बिजनेस की जिम्मेदारी। अगला सवाल सुन ले। एक सप्लायर था, उसने अपनी कोई चीज हमारे पास रखवा दी कि उसके स्टोर रूम में स्पेस नहीं है, हमारे स्टोर में आग लग गई, उसकी चीज भी साथ जल गई। जो उसकी चीज जली है वो बिजनेस ट्रांजैक्शन में आएगा या नहीं है? क्यों? क्योंकि वो हमारी चीज ही नहीं है। हाँ, अगर हमने उससे कोई किराया वगैरह ले रहे हैं, हमने उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी ली है, फिर बिजनेस ट्रांजैक्शन होगी, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी थी। हमारा कोई जो हमने उससे जो पैसे लेने हैं उसकी वो कोई कंपनसेशन लेगा, कोई ना कोई तो जाहिर सी बात है, कोई केस करेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा ना। लेकिन अगर वो वैसे रखा जाए, हम कह देते ठीक है यार रख दो, कहते हैं ना अक्सर अपने दुकानों में देखो तो अपने सामान की खुद हिफाजत करे, तो अगर ये चीज आ जाए ना, तो फिर उसकी बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं। ठीक होगी बात? उसके बाद बिजनेस ट्रांजैक्शन के अंदर, बिजनेस ट्रांजैक्शन को कुछ और नामों से पुकारते हैं। एक इसको बोलते हैं मॉनेटरी ट्रांजैक्शन,
इसको मॉनिटरी ट्रांजैक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब कोई जर्नल एंट्री पास करोगे ना तो उसको किस में वैल्यू करोगे? मनी फॉर्म में। किस में वैल्यू करोगे? जाहिर सी बात है, हम जर्नल एंट्री पास करेंगे, सपोज हमने फर्नीचर की एंट्री पास की, फर्नीचर टू कैश, आगे ये तो नहीं लिखेंगे टू चेयर, क्या लिखेंगे? जब फर्नीचर की एंट्री पास करेंगे तो आगे तो अमाउंट ही लिखेंगे ना। तो इसकी कोई मॉनिटरी वैल्यू होना जरूरी है। अगर कोई ट्रांजैक्शन जिसकी मॉनिटरी वैल्यू नहीं बन पाएगी, मतलब उसको मनी फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो वो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं। दूसरा, इसको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी बोलते हैं। अब इसको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्यों बोलते हैं जी? क्योंकि ये इसका फाइनेंशियल इफेक्ट होता है, इसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाना होता है। स्टेटमेंट के नाम बोलो अपने, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। आप जो बोलते हो ना स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम, इसका नरेशन वाला नाम क्या होता है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। तो इसलिए ऐसी ट्रांजैक्शन जो अपने इनकम या एक्सपेंस में या एसेट या लायबिलिटी में नहीं जाएगी, वो भी ट्रांजैक्शन बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन को मॉनेटरी ट्रांजैक्शन भी कहते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन को फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी कहते हैं, और बिजनेस ट्रांजैक्शन को बिजनेस ट्रांजैक्शन तो कहते ही हैं। और नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शन को क्या बोलेंगे? नॉन मॉनिटरी, नॉन फाइनेंशियल। अच्छा, जब नॉन मॉनिटरी का मतलब होता है कि ऐसा लगता है कि जैसे क्रेडिट वाली ट्रांजैक्शन, नहीं, ये जो मॉनिटरी ट्रांजैक्शन होती है ये क्रेडिट पे भी हो सकती है, ये कैश पे भी हो सकती है। मॉनिटरी का मतलब क्या है? कैश क्रेडिट नहीं, जिसको रुपीस फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सके, जिसको रुपीस फॉर्म में लिखा जा सके, जिसकी अमाउंट बनाई जा सके, उसे मॉनिटरी फॉर्म कहते हैं। आपको याद होगा हमने एक पढ़ा था मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी वाउचर। हमने वाउचर कौन? रिसीट वाउचर, पेमेंट वाउचर और जनरल वाउचर। जनरल वाउचर की डेफिनेशन क्या थी? जिसमें नॉन कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करती है, नॉन मॉनिटरी नहीं। नॉन मॉनिटरी तो कोई ट्रांजैक्शन होती नहीं है, उसको तो रिकॉर्ड ही नहीं करते। तो लफ्ज नॉन कैश वहां लिखना है, नॉन मॉनिटरी नहीं लिखना। नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन तो बुक्स के अंदर आती ही नहीं, वो मॉनिटरी ट्रांजैक्शन होती है। क्योंकि मॉनिटरी का लफ्जी मतलब क्या है? जिसको रुपीस फॉर्म में लिखे। आगे हम जब लिखते हैं तो आगे ऐसे कॉलम में लिखते नहीं है रुपीस, रुपीस की हेडिंग देते हैं ना, तो वो मॉनिटरी फॉर्म होती है। अब फर्दर जो ट्रांजैक्शंस होती हैं ना, वो फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन लिख, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। अच्छा, आपने डेली बेस पे ना छोटा सा टेस्ट, जितना जो हम पढ़ेंगे ना, छोटा सा टेस्ट हम प्रिपेयर कर लिया करेंगे डेली बेस पे। आप तैयार करके आया करो, जब चैप्टर खत्म होगा तब भी हो जाएगा, और साथ क्यूएम का भी और इसका भी। डेली बेस पे जितना तैयार किया, क्योंकि घर इस तरह मजबूरन ना पढ़ लोगे, ठीक है? थोड़ा टाइम की रिक्वायरमेंट भी मीट किया करो प्रॉपर, के साथ साथ पढ़ो, काम हो जाएगा इंशाल्लाह हमारा। अच्छा, नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शन की कोई क्लासिफिकेशन नहीं होती, क्योंकि वो है ही नॉन बिजनेस। हमने उसको बुक्स के अंदर रिकॉर्ड ही नहीं करना, तो फिर तो बात ही खत्म होगी। हमने तो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड ही नहीं करना। तो अगर क्लासिफिकेशन होगी तो बिजनेस ट्रांजैक्शन की होगी। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन होता है सिंपल ट्रांजैक्शन, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन। सिंपल ट्रांजैक्शन, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन। सिंपल ट्रांजैक्शन क्या होता है कि मिसाल के तौर पर कैश सेल की एंट्री क्या पास होती है? कैश टू सेल। ऐसी ट्रांजैक्शन जिसका डेबिट साइड पर भी एक एलिमेंट हो, क्रेडिट साइड पर भी एक एलिमेंट हो, और मोस्टली ये कैश फॉर्म में होती है। जैसे कैश पे ट्रांजैक्शन होगी, बात खत्म होगी। क्रेडिट पे ट्रांजैक्शन होती है तो बात खत्म नहीं होती। भला क्यों? अभी हमने उसके पैसे लेने हैं,
अभी हमने उसके पैसे लेने आए। तो सिंपल ट्रांजैक्शन दो तरह से होती है, ऐसी ट्रांजैक्शन जो मोस्टली कैश में हो, मोस्टली कैश ट्रांजैक्शन हो, और दूसरा डेबिट और क्रेडिट साइड पर सिंगल एलिमेंट हो। उसे हम सिंपल ट्रांजैक्शन करेंगे। और कंपाउंड ट्रांजैक्शन क्या होगी? दो तरह से, या तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो। अच्छा, क्रेडिट ट्रांजैक्शन कंप्लेक्स क्यों होती है? मैं उधार दूंगा, फिर मुझे एक और टेंशन शुरू हो जाएगी, पता नहीं पैसे मिलने या नहीं मिलने, फिर जब पैसे आएंगे तो फिर रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। इसी तरह मैं उधार पे चीज खरीदूंगा, उधार पे खरीद तो ली, फिर कल को पैसे भी तो देने हैं, फिर भी टेंशन। बेचे हैं तो टेंशन लेने की, और खरीदे हैं तो टेंशन देने की, और फर्दर उसी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड अभी कुछ दोबारा भी करना पड़ेगा। उसे बोलते हैं कंपाउंड। हाँ, डिस्काउंट का फैक्टर हो सकता है अर्ली पेमेंट की वजह से। तो कंपाउंड या कंप्लेक्स ट्रांजैक्शन दो तरह से मानी जाएगी। एक तो होगी कि जैसे हमने लिख दिया कि उसकी डेबिट क्रेडिट साइड पर एक से ज्यादा एलिमेंट आ जाए। दूसरा क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो कि उसका बाद में भी कोई डिस्काउंट का या पेमेंट का चक्कर अभी बाकी हो, काउंट्रा सेटलमेंट हो सकती है। तो क्या एंट्री पास करेंगे इसकी? सपोज दैट अकाउंट रिसीवेबल टू सेल या कैश डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट टू सेल। पहली बात, इसमें कंप्लेक्स ये भी हो सकता है मोर देन वन एलिमेंट इन डेबिट या क्रेडिट साइड, तो भी कंपाउंड या कंप्लेक्स कहलाएगी। या मोस्टली क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, मोस्टली क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आर कंप्लेक्स ट्रांजैक्शन। ये क्यों ऐसा होता है भला? क्योंकि क्रेडिट ट्रांजैक्शन में बाद में बैड डेट्स का भी हो सकता है करना पड़े, डिस्काउंट की एंट्री हो सकती है करनी पड़े, जब पेमेंट देगा उसकी एंट्री पर करनी पड़ेगी। तो इसलिए ये कंपाउंड या कंप्लेक्स ट्रांजैक्शन। एक तो ये है सिंपल कंपाउंड। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन में आता है वन ऑफ एंड ऑनगोइंग। वन ऑफ ऑनगोइंग। अच्छा, पेपर में कैसे सवाल आएगा? पेपर में ट्रांजैक्शन बताएगा और उससे पूछेगा बताओ ये वन ऑफ है या ऑनगोइंग। वन ऑफ ट्रांजैक्शन ऐसी ट्रांजैक्शन को कहते हैं कि जो रेगुलर बेस पे ना हो। हमने हर महीने रेंट देते हैं या हर साल रेंट देते हैं, ये वन ऑफ है या ऑनगोइंग? ऑनगोइंग। हम सैलरी हर महीने अपने एम्प्लॉय को देंगे, ऑनगोइंग। हमने प्लांट एंड मशीनरी खरीदी, वन ऑफ। हमने बिल्डिंग खरीदी, वन ऑफ। हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, वो ऑनगोइंग होती है। डेप्शन, अभी हमने डेप्शन का चैप्टर पढ़ा नहीं ना, तो इसलिए आइडिया नहीं है। डेप्शन हर महीने हर साल चार्ज होती है। तो ऐसी ट्रांजैक्शन जो एक रेगुलर इंटरवल के बाद ना कर रहे हैं, रेगुलर इंटरवल के बाद, मोस्टली ये भी कैश ट्रांजैक्शन होती है मोस्ट ऑफ द केस। और ऑनगोइंग कौन सी होती है? इंस्टॉलमेंट पे करना, हर साल रेंट पे करना, हर साल की सैलरीज, ये कौन सी होती है? ऑनगोइंग। तो वन ऑफ ट्रांजैक्शन occurred not at a regular interval of time, occurred not a regular interval of time। ongoing में क्या होगा? occurred
रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। अच्छा, मोस्टली वन ऑफ कैश ट्रांजैक्शन होती है बट क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी हो सकती है। मोस्टली कैश ट्रांजैक्शन होती है बट क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी हो सकती है। मेन इसका ये होता है कि ये रेगुलर इंटरवल के बाद नहीं होती और जो ऑन गोइंग है वो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद। स्टॉक खरीदना, हाँ, स्टॉक खरीदना क्या आप रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद खरीद रहे हो या कभी कभार खरीदते हो? एक साल के बाद। अगर हर साल खरीदते हैं तो फिर तो ऑन गोइंग होगा, और अगर हम ऑन एंड ऑफ कर खरीदते हैं तो फिर वन ऑफ। उसके बाद आ जाता है जो इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रेवेन्यू ट्रांजैक्शन और कैपिटल ट्रांजैक्शन। रेवेन्यू ट्रांजैक्शन और कैपिटल ट्रांजैक्शन। ऐसी ट्रांजैक्शन जिसके इकोनॉमिक बेनिफिट या इफेक्ट्स विद इन 12 मंथ तक आए। 12 महीनों में हम उसके बेनिफिट देने हैं या लेट सेटलमेंट करनी है तो सेटलमेंट कर दें, बेनिफिट लेना है तो बेनिफिट ले ले। कब तक? विद इन 12 मंथ। तो उसे हम बोलते हैं रेवेन्यू ट्रांजैक्शन। हाँ जी, इफेक्ट विद इन 12 मंथ। इफेक्ट विद इन 12 मंथ और मोर देन 12 मंथ। अगर बारह महीनों के अंदर इफेक्ट आएगा तो उसे हम बोलेंगे रेवेन्यू, और अगर मोर देन 12 मंथ के लिए इफेक्ट्स होंगे। अच्छा, इफेक्ट दो टाइप के हो सकते हैं, रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिर इधर भी दो तरह से, कैपिटल रिसीट कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक होगी बात। अब रिसीट का मतलब क्या, पैसे मिले हैं या पे किए हैं? अगर आपने जो पैसे आपको मिले हैं आपने उसकी सेटलमेंट या उसका बेनिफिट विद इन 12 मंथ तक है तो वो रेवेन्यू रिसीट होगा। मैंने गुड्स सेल की, मुझे पैसे मिल गए। देखिए, जो चीज एसओपीएल की होती है ना वो रेवेन्यू रिसीट या पेमेंट होती है।
जो चीज एसओपीएल के अंदर आएगी ना, जो चीज एसओपीएल के अंदर आएगी वो हमेशा रेवेन्यू ट्रांजैक्शन होगी। एसओपीएल की कोई भी ट्रांजैक्शन कैपिटल नेचर की नहीं हो सकती। और एसओएफपी की, जो इसको छोड़े अभी इसकी अभी बातें करते हैं। तो अगर तो आपके पास हमने सेल की है, सर जो उसकी बात भी करने लगा। रेवेन्यू ट्रांजैक्शन सारी जो आएगा एसओपीएल वाली होंगी। एसओपीएल कैपिटल में नहीं आ सकता, एसओएफपी दोनों में हो सकता है, एसओपीएल कैपिटल में नहीं जाता। जैसे सेल की, अब मैं जो सेल करूंगा उसकी इनकम तो मुझे आ गई, अब क्या वो अगले साल भी वो इनकम चलती रहेगी, वो इनकम आ गई। तो सेल की इनकम हमेशा क्या कहलाएगी? रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू रिसीट, मैंने 4 महीनों के लिए लोन लिया, रेवेन्यू रिसीट या पेमेंट। करंट लायबिलिटी है लेकिन मैंने 4 महीनों के लिए लिया है, तो 12 महीनों के अंदर पे भी तो करना है, तो नेचर क्या हुई? रेवेन्यू रिसीट। मेरे पास जो पैसे आए हैं अगर वो एसओपीएल के हैं वो तो है ही रेवेन्यू रिसीट, और अगर विद 12 मंथ है, देखो एसओपीएल के साथ आप क्या लिखते हो? फॉर द ईयर, मतलब 1 साल, फॉर द ईयर लिखते हैं ना, सॉरी एसओएफपी के अंदर लिखते हैं, लेकिन वो उसकी लाइफ 12 महीनों से कम है। तो जिसकी जो एसओपीएल है इसकी लाइफ होती 12 महीनों से कम है, और एसओएफपी की भी जिसकी लाइफ 12 महीनों से कम होगी वो भी किस में ट्रांजैक्शन में आ जाएगी? रेवेन्यू ट्रांजैक्शन में। उसके बाद रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। मैंने स्टॉक खरीदा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मैंने रेंट पे किया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब ये है कि एसओपीएल का तो कोई भी एक्सपेंस है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही आएगा। अब मैंने प्लांट खरीदा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। मैंने बिल्डिंग खरीदी, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कोई भी नॉन करंट एसेट मैं खरीदूंगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कोई भी एक्सपेंस मैं पे करूंगा तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक होगी बात? अब आए जरा बुक की तरफ। जो हमने बुक में पढ़ लिया है मैं वो आपको हाईलाइट करवा दूं। सबसे पहले हमने ये पैराग्राफ पढ़ा है, ये पैराग्राफ पढ़ा है। Bookkeeping and accounting are two different but interconnected functions which are integral part of the business reporting। कहता है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग दो डिफरेंट चीजें हैं लेकिन दोनों कनेक्टेड है। और रिपोर्टिंग का मतलब एसओसीआई और एसओएफपी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। पहली लाइन, बुक कीपिंग इज कंसर्न्ड ओनली विद रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस, whereas accounting is the broader term that includes summarizing, analyzing and reporting these transactions in the financial statement and enabling users making financial decision। ये बाद में हम देखेंगे कि ये डिसीजन क्या होते हैं। दूसरा पार्ट हमने पढ़ा इसका, यहां से भी एमसीक्यूज बनते हैं। A business transaction is economic event involving business entity and other party must be recorded, क्योंकि किसकी डेफिनेशन कह रहा है? तो must be recorded an accounting system। One important classification of business transaction is capital या revenue transaction which differential long term impact, short term। ठीक है, अगली चीज अभी हमने नहीं पढ़ी, ये बाद में हम जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे पैराग्राफ मैं आपको बताता जाऊंगा। उसके बाद हमने ये पेज पढ़ा है। A transaction is an action या activity involving two parties या two things reciprocally। reciprocally का मतलब क्या होता है? एक अगर दे रहा है तो दूसरा दे रहा है। Affect या influence each other। A business transaction is an interaction between business with customer, supplier या any other party। कस्टमर के साथ ट्रांजैक्शन हो रही है, सप्लायर के साथ ट्रांजैक्शन हो रही है, जिसके साथ भी ट्रांजैक्शन हो रही है वो अदर पार्टी। ये असल डेफिनेशन है। इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट मस्ट बी रिकॉर्डेड बाय अकाउंटिंग सिस्टम। ये है बिजनेस ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन। अब अगली बात, एनी ट्रांजैक्शन हैज मॉनेटरी इंपैक्ट। अब मॉनेटरी इंपैक्ट क्या होगा? जिसको वैल्यू फॉर्म में लिख सकें।
ऑन द बिजनेस अकाउंट्स इन द इज अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अगर मॉनेटरी इंपैक्ट नहीं होगा तो वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी नहीं। A financial transaction has an effect on business assets, liabilities. A business must record it and account for all financial transaction, monetary transaction, business transaction एक ही चीज है। बस उसने कहा है कि उसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट लेना है, उसका मॉनेटरी इम्पैक्ट लेना है, बस बातें वही की है। ये आगे उसने कुछ डेफिनेशन लिखी है, वो आपने पढ़, सॉरी उसकी एग्जांपल लिखी है, वो आपने पढ़ लेनी है। Business transaction may be classified the following way: simple में क्या बात की थी? दो बातें, यहाँ पर शायद एक बात लिखी हो, दो बातें। मोस्टली कैश ट्रांजैक्शन हो, डेबिट और क्रेडिट में सिंगल एलिमेंट होगा, और कॉम्प्लेक्स में मोस्टली क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगी, और डेबिट या क्रेडिट में एक से ज्यादा एलिमेंट हो सकते हैं। ट्रांजैक्शन कैन बी वेरी सिंपल, लाइकली बाइंग एंड सेलिंग आइटम ऑन कैश। कहता है वो ट्रांजैक्शन बिल्कुल सिंपल होगी जब कैश पे खरीदी या बेची जाएगी। ट्रांजैक्शन में आल्सो भी कॉम्प्लेक्स, इन्वॉल्विंग लॉन्ग टाइम या वेरियस पार्टीज। लॉन्ग टाइम या मतलब एक से ज्यादा डेटर आ जाए ट्रांजैक्शन में, एक से ज्यादा क्रेडिटर आ जाए। फॉर एग्जांपल सेलिंग एंड आइटम्स थ्रू एजेंट इन्वॉल्विंग सीरीज ऑफ इंस्टॉलमेंट पेमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। हाँ, ये इंस्टॉलमेंट की अभी एंट्री कभी आपने नहीं पढ़ी। इंस्टॉलमेंट के अंदर इंटरेस्ट भी होता है और प्रिंसिपल अमाउंट भी होता है, दो एलिमेंट होते हैं। जब हम किस्त पे कर रहे होते हैं ना, उसके अंदर इंटरेस्ट भी पे कर रहे होते हैं और उसका असल जो कर्ज है वो भी पे कर रहे होते हैं। वन ऑफ या ऑन गोइंग, वन ऑफ माइट अक्कर या सिंगल ओकेजन, माइट अक्कर ऑन बाइंग अ लैंड एंड बिल्डिंग फॉर सेटिंग अ फैक्ट्री। ट्रांजैक्शन में आल्सो अक्कर रेगुलर बेसिस, पेमेंट ऑफ मंथली रेंट या इलेक्ट्रिसिटी। फिर आगे मेन इंपॉर्टेंट कैपिटल ट्रांजैक्शन एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शन। आइटम्स लॉन्ग टर्म नेचर such as property, plant and equipment used carry out the operating activity for the business, capital items। जो शॉर्ट टर्म नेचर के हैं, जिस तरह से उस यूज या अकर इन द नॉर्मल साइकिल ऑफ द बिजनेस। नॉर्मल साइकिल पता है किसे कहते हैं? नॉर्मल साइकिल 12 महीनों को नॉर्मल साइकिल ऑफ द बिजनेस किसे कहते हैं? तो जो 12 महीनों के अंदर अंदर शो शॉर्ट टर्म। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर खर्चा हुआ, उसका बेनिफिट 12 महीनों के अंदर अंदर हो गया, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। खर्चा किया, उसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म तक आता रहेगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर मेड टू अक्वायर या इंप्रूविंग लॉन्ग टर्म एसेट्स दैट आर यूज्ड बाय द बिजनेस, जो कि बिजनेस इस्तेमाल करता है। जो लॉन्ग टर्म एसेट मतलब जिसकी लाइफ 12 महीनों से ज्यादा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑन डे टू डे, मतलब डेली के जो एक्सपेंसेस मीट कर रहे होते हैं ना, वो रेवेन्यू एक्सपेंस होते हैं। द टर्म कैपिटलाइज मीन recognizing as a cost an asset या part of the cost as an asset, so when an item of cost is capitalized it is treated as asset rather than an। कहता है जब कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा ना, तो फिर हम उसको एक्सपेंस में नहीं लिखते, कहाँ लिखते हैं? एसेट में लिखते हैं। ऐसे ही है ना, प्लांट खरीदोगे तो एसेट में लिखोगे, बिल्डिंग खरीदोगे तो एसेट में लिखोगे। कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट। कैपिटल रिसीट लॉन्ग टर्म नेचर, आपने लोन लिया या न्यू मनी इन्वेस्टेड बाय द बिजनेस ओनर इज कॉल्ड कैपिटल नेचर। और रेवेन्यू इज द इनकम अराइजिंग फ्रॉम द नॉर्मल ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स या इंटरेस्ट रिसीव्ड, मतलब जो एसओपीएल के अंदर इनकम आती है ना, अदर इनकम या सेल, अदर इनकम या सेल, वो क्या कहलाएगी? रेवेन्यू। ये उसने लाजमी, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसमें से वो एक सवाल उठाता है, एक सवाल यहां से पिक कर, ठीक है? तो कल जो आपका टेस्ट होगा ना, वो पहले 2 पैराग्राफ से और ये 2 आपके पेज हमने पढ़ लिए, ठीक है? ये 2 पेज आपने प्रॉपर ध्यान से कल के पढ़ के आने, उस कल हमारे 4 पेज पढ़े जाएंगे, क्योंकि कल हमारी दोनों क्लासेस में सेम लेक्चर होगा, तो कल हमारे 4 पेज पढ़े जाएंगे, ठीक है? टोटल इसके पेज काउंट कर लो, उतने दिन हमारे इस चैप्टर पे लगे।